Hello everyone, today we are going to discuss about class 8 chapter 2 of SS history from trade to territory the company establishes power. So in this chapter we will learn that कि कैसे मतलब ब्रिटिशर्स ने जैसे वो ट्रेड करने आए थे वो कैसे उस टेरिटरी उनका कंट्रोल बन गया तो वो कैसे हुआ. ठीक है, तो 18th सेंचुरी थी. इन द लेट 18th सेंचुरी okay in the late 18th century जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया की वो बहुत ही अनस्टेबल थी. जो औरंगज़ेब था वो एक मुग़ल लास्ट रूलर था, पावरफुल जो था. उसके डेथ 1707 में हुई थी और वो वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए मतलब वो मार कर गई थी. उसकी डेथ के बाद ये शुरू हो गई थी वॉर ऑफ सक्सेशन. किसके लिए? थ्रोन ऑफ दिल्ली के लिए. द मुग़ल कोर्ट जो मुग़ल कोर्ट था वो डिवाइड किस में हुआ? तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी, इन सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ. और फिर मतलब 50 इयर्स औरंगज़ेब की डेथ के बाद 9 मुग़ल रूलर मतलब क्विक सक्सेशन में 9 मुग़ल रूलर में मतलब रूल कर लिया. इसका एडवांटेज लेते हुए जो मतलब जैसे वीक सेंटर से जो मुग़ल गवर्नर थे ऊध, बंगाल और डेक्कन फ्लिट, इन सब ने अपना खुद कंट्रोल बनाने लग गया कि भाई अब तो हम ही कंट्रोल करेंगे. अब वो मुग़ल समझते ही नहीं थे. वो जो उनके वहाँ के थे बस अब कहते थे भाई मुग़ल गवर्नर से. अब वो अपना फ़ायदा देख रहे थे, वो उनका फ़ायदा तो नहीं देख रहे थे मुग़ल्स का. वो मुग़ल गवर्नर जो मुग़ल्स ने अपॉइंट करे थे वो अपना फ़ायदा देख रहे थे. जैसे कि ऊध में, बंगाल में और डेक्कन फ्लीट में, इन सब में वो अपना राज करने लग गए. फिर वो किससे अट्रैक्ट हुए थे? इंडियाज़ एनॉर्मस वेल्थ और अफेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब ये किससे अट्रैक्ट हुए थे? जो इंडिया के पास जो बहुत सारी वेल्थ है उससे, और जो अब इंडिया की पॉलिटिकल में कोई स्टेबल नहीं था, मतलब वो ठीक नहीं थी, तो उस वजह से. अब जो पर्शियन रूलर थे नादिर शाह, वो कब आए थे इंडिया में? 1739 में. और उन्होंने मतलब वो लार्ज स्केल पे मतलब उन्होंने लूट करी इंडिया में और लार्ज स्केल पे मस्कार ऑफ पीपल करा. ठीक है, और फिर वो किससे फॉलो किया? उसका बेटा कौन था? मतलब कि उसके आगे किसने मतलब फॉलो करा जो वो कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली. वो कब आया था इंडिया? 1747 से लेके 1767. और एज ए रिज़ल्ट उसके रिज़ल्ट में जो इंडिया की फाइनेंशियल और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा उसने सफ़र करा था. ठीक है, और दिस पेव्ड वे. ये फिर इसने मतलब और भी फॉरेन नेशन से उसको मतलब इंडिया में आने और अपना राज्य बनाने के लिए भी मतलब एक रास्ता दे दिया. जो डॉक्टर सतीश चंद्र रे उनका ओपिनियन था कि इंडिया को मतलब बहुत ही मतलब पीछे है पूरी वर्ल्ड में. किसके फील्ड में? साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में. और जो मुग़ल रूलिंग क्लास थी वो इसको मतलब पता ही नहीं था भाई कि ये है क्या. ठीक है, मतलब उसमें अंधे थे ये सारे. ठीक है, फिर आता है पोर्तुगीज़ इन इंडिया. अब पोर्तुगीज़ आए इंडिया में. इंडिया के पास जो मतलब कमर्शियल रिलेशन था और भी कंट्रीज से वेस्ट में था. मतलब जो इंडिया के पास था वो कमर्शियल रिलेशन था इंडिया के पास. इंडिया का जो रिलेशन था वो मतलब कमर्शियल रिलेशन था इंडिया का वेस्ट में जो कंट्रीज़ थी एशियन टाइम में. ठीक है, तो मुग़ल रूलर्स थे वो मतलब फेल्ड हो गए थे किसमें कि जो उनका जो कि वो अपना गार्ड लगा सकें. कहाँ पे? सी कोस्ट में, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी. तो ये जो इंडियन कोस्ट है ये मतलब फिर इजी बन गया ट्रेड करने के लिए यूरोपियन पावर्स के लिए. तो फिर ये अपना कंट्रोल लेने हैं मतलब इंडियन ट्रेड में कि मतलब वो लड़ने लग गए इंडिया से कि भाई हमें कंट्रोल दो ट्रेड में. और किस में? रिच नेचुरल रिसोर्स में. ये जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज थी
लास्ट क्वार्टर ऑफ 15th सेंचुरी ये कब ओपन हुई और कहाँ ओपन हुई थी, और ओपन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यूअर एंड मोर प्रॉफिटेबल मार्केट्स, मतलब इसने प्रोस्पेक्ट्स इनके भी ओपन कर दिए थे। अब जो वास्को डा गामा थे वो एक पोर्तुगीज नेविगेटर थे, वो उन्होंने इंडिया का सी रूट फाइंड करा था, ठीक है। ये कहाँ पहुँच गए थे, पोर्ट ऑफ कैलिकट में पहुँच गए थे, कब, 20 मई 1498 में। किसके साथ, विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स थी, और उसमें कितने सेलर्स थे, 170 सेलर्स थे उसमें, ठीक है। ही रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम हिंदू किंग जैमोरिन, ठीक है। उन्होंने फिर एक वार्म वेलकम भी किया, हिंदू किंग थे जो जैमोरिन, उन्होंने 1492 में एक स्पेनिश नेविगेटर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो मतलब इंडिया का सी रूट डिस्कवर करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की सॉइल पे मतलब लैंड किया था, तो वो वहाँ से अमेरिका डिस्कवर हुआ था। किसने करा था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। फिर जो पोर्तुगीज थे वो सक्सीड हो गए इसमें अपनी पावर सेंटर्स बनाने में, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे, कोची, वो कोचिन जो बाद में किसके नाम से रीनेम किया गया, कोची, कब, 1996, और कहाँ पे हुआ, गोवा, दमन एंड दीव, इन सब में अपना मतलब वो बना चुके थे, कब तक, 1991 में, ठीक है। फिर आए डच इंडिया में है, तो वो किससे अट्रैक्ट हुए थे, स्पाइस मार्केट जो साउथ में है और ईस्ट एशिया, और फिर उसने मतलब डच अंडरटुक सेवरल वोयाजेस इन दिस रीजन, ठीक है। फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब फॉर्म हुई थी, 1602, ठीक है। उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, मछलीपट्टनम, पुलिकत, सूरत, करिकल, पटना, बालासोर, कोची, ठीक है। ये क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासेस, ओपियम और इंडिगो लेते थे इंडिया से, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे। इनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, मतलब जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे उसको क्या कहा जाता था, फैक्ट्रीज, और जो उसमें वहाँ पे काम करते थे वो उन्हें क्या कहा जाता था, फैक्टर्स, ठीक है। फिर जो डच थे वो किस में सक्सीड हुए थे, अपनी एक मतलब पावर सक्सीड इन एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार किसमें बनाने में, स्पाइस ट्रेड में, कौन सी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, और उन्होंने मतलब अपना एक ट्रेड लिंक बना लिया था इंडिया और आइसलैंड ऑफ द फार ईस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने मतलब अपना कमांड किस पे बनाया, पेपर, और जो उनके स्पाइस ट्रेड थे आइसलैंड ऑफ किससे, कौन से आइसलैंड से, सुमात्रा, जावा और मोलुकस। फिर आता है ब्रिटिश आए इंडिया में, सर फ्रैंसिस ड्रेक, a British navigator, undertook a voyage around the world in 1579। जो सर फ्रांसिस ड्रेक थे, ब्रिटिश नेविगेटर थे, उन्होंने एक वॉयज लिया पूरे वर्ल्ड का, कब, 1579। द कंप्लीशन ऑफ हिज वॉयज, जो उसका कंप्लीट हुआ था उसका वॉयज, उसके बाद फिर किसकी, द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश ओवर स्पेनिश आर्मडा, फिर उसके बाद जो ब्रिटिश इंग्लिश थे उनकी किस पे जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी, स्पेनिश आर्मडा, कब हुई थी, 1588। और फिर मतलब जो पीपल थे फिर उससे एनकरेज हुए इंग्लैंड के पीपल टू अंडरटेक वॉयजेस, कहाँ पे, टू द ईस्टर्न वर्ल्ड। अब वॉयजेस क्या होता है, जल यात्राएं, ठीक है। जो ब्रिटिश क्वीन थी, क्वीन थी जो एलिजाबेथ वन, उन्होंने क्या इनकरेज किया था, सी फेरर्स लाइक, जैसे कि कौन कौन से हो गए, जेम्स लैंकास्टर, जॉन मेल्डन हॉल और कैप्टन रेमंड, कहाँ जाने के लिए, इंडिया में।
और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दे दिया था कि वो मतलब कि वो अपना एक सोल राइट दे दिया था कि वो ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे ईस्ट में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टार्टेड अंडर नेम, मतलब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इनिशियली स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अंडर द नेम गवर्नर जनरल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है। और फिर एक रॉयल चार्टर clearly meant that no other trading group in England could now compete with the East India Company। फिर जो रॉयल चार्टर था वो एक क्लियर मेंट कर दिया था कि भाई कोई और जो ट्रेडिंग ग्रुप है इंग्लैंड में वो अब could not compete with, मतलब compete किससे नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है। तब फिर जो कंपनी के पास राइट आ गया था, राइट था कि वो मतलब जल यात्रा कर सकता है, जल यात्रा टू न्यू अननोन मार्केट्स फ्रॉम वेयर इट कुड बाय goods at cheaper price and sell them in Europe at higher price। तो जो कंपनी थी उसके पास अब राइट आ गया था, तो वो क्या कर सकते थे, नए नए वोजेस कर सकते थे, कहाँ पे, जल यात्रा कर सकते थे नई, और जो अननोन मार्केट है वहाँ पे जहाँ से वो एक अच्छा गुड्स कम खरीद सकते थे एक चीप मतलब सस्ते दाम में, और जो उनको यूरोप में वापस जाकर बेच सकें मतलब महंगा करके से। ठीक है। फिर उसने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे वोजेस लिए, कहाँ पे, सुमात्रा, जावा और मोल्यूकस। ठीक है। और 1608 में एक फर्स्ट अटेम्प्ट था एस्टैब्लिश कि वो अपना एक ब्रिटिश का की अपनी एक फैक्ट्री बनाए, और 1613 में मुग़ल एम्परर जहांगीर ने मतलब कर दिया था इशू कि हाँ भाई वो अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। कहाँ पे, सूरत पे। तो फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, सूरत पे एस्टेब्लिश हुई थी। ऐसे ही फिर बहुत और भी करी उन्होंने, कहाँ पे, मद्रास, अब चेन्नई कहला जाता है, बम्बई, अब मुंबई हो गया, कलकत्ता अब कोलकाता कहा जाता है। ठीक है। फिर ब्रिटिश के बाद फ्रेंच आए इंडिया में, तो फ्रेंच कंपनी को और क्या कहा जाता था, कंपैनी इंडीज और ओरिएंटल्स। ठीक है। ये कहा जाता था। ये कब फाउंड की गई थी, 1664 में। और जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी वो कहाँ पे हुई थी, मतलब किसने करी थी, फ्रैंकोइस कारोन ने। कहाँ पे, सूरत पे, 1668 में। और उनकी और फैक्ट्रीज थी, कहाँ पे थी, मसलीपट्टनम, पौंडीचेरी, अब जो पुडुचेरी कहा जाता है, महे, चंदरनगर, कारिकल, बालासोर, सूरत और मॉरिटियस। यहाँ पे हुई। और जो मतलब पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच फैक्ट्रीज हुई थी इंडिया में एस्टेब्लिश, और जो ईस्टर्न आइसलैंड में हुई थी, वो एक क्या हुआ, एक फियर्स कंपटीशन हुआ किसके बीच में, मतलब वो सारे जो रिवाइलरीज बन गए, अपने एक दूसरे के दुश्मन बन गए, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो वो क्या करते थे, अपना एक ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, तो वो मतलब क्या करते थे, कई बार उन्होंने मतलब मान लो किसी फ्रेंच का जा रहा है, तो मतलब फ्रेंच की बोट जा रही है, ठीक है, वो लेके जा रही है अपनी, तो ब्रिटिश ने क्या करा, उनकी बोट्स गिरा दी। तो वो मतलब इंडियन स्पाइसेस थे जैसे कि क्लोव्स, कार्डमम, पेपर, सिनेमम और फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क और कॉटन, ये ऑब्जेक्ट सारे मेन डिमांड में थे। और ये सारे दिस इज टू लेड a rise in cost of commodities that were in great demand and ultimately reduce the profit। तो ये मतलब कि थे कि ये कॉस्ट में बढ़ गए
मतलब ये लेड दिस इज लेड टू राइज, मतलब लेड थे राइज बढ़ने के लिए कॉस्ट में कहाँ पे ऑफ द कमोडिटीज़ जो कि मतलब वो ग्रेट डिमांड में थे और अल्टीमेट रिड्यूस द मतलब फिर वो प्रॉफिट्स को उन्होंने कम कर दिया मतलब, ठीक है। तो वो सारे अपना मतलब चाहते थे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं इनसे, तो मतलब अपन दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्होंने उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। कभी वो उनकी जो जा रही होती थी शिप्स उनको मतलब डुबा दिया, उनके जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, अलग अलग एक दूसरे के रास्तों को ब्लॉक करते रहे और मतलब वो एक दूसरे के बीच में मतलब टांग अड़ाते रहे कि कभी जहाज डुबा दिया कभी कुछ कर दिया, ठीक है। तो वो अपने को प्रोटेक्ट करते थे और दूसरों के मतलब गिराते रहते थे। तो उन्होंने फिर आर्म्स भी उठाई, मतलब हाथ उठाए कि भाई लोकल रूलर्स के अपोज कि भाई हम अगर वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं तो मतलब उनकी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे के लोकल रूलर्स के ऊपर उन्होंने मतलब हाथ उठाने लगे कि ऐसे क्यों कर रहे तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो। और फिर जो पॉलिटिक्स और ट्रेड थी वो मतलब इंसेपरेबल बन गई। एंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी इन कार्नेटिक, जो एंग्लो फ्रेंच रिवाइलरी हुई थी कार्नेटिक में, इन अब एक अधिकार पाने के लिए इंडिया पे ईस्टर्न आइसलैंड से और इंडिया और ईस्टर्न आइसलैंड पे ये एक नेसेसिटी था कि जो ब्रिटिश है वो अपने राइवलरीज को हटा दे, ठीक है। तो जो चीफ था फ्रेंच के अमंग, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक बहुत ही मतलब दुश्मनी थी। तो जो 18th सेंचुरी की वॉर हुई थी 18th सेंचुरी में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ट्रेड, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट, ट्रेड के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके बीच में, ये कहाँ पे कब एंड हुआ, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर में या फिर कार्नेटिक वॉर्स भी कह सकते हैं। कब तक लड़ी गई, 1746 से लेके 1763 तक इंडिया में। ये मतलब कार्नेटिक वॉर्स इसलिए कही जाती है क्योंकि ये कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई थी और कहाँ पे, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में। तो जो ये वॉर से फिर ये इस वॉर से जो फ्रेंच जो थे फ्रांस वो हार गए थे और जो इंग्लैंड थे वो जीत गए थे। तो फिर ब्रिटिश का यहाँ पे मतलब पावर आ गई, ब्रिटिश की पावर आ गई यहाँ। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अब फिर ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट करा बंगाल पे। 18th सेंचुरी में बंगाल एक बहुत ही रिच प्रोविंस था। ये मतलब फ्रेश था किससे, ट्रेड और कॉमर्स से। ब्रिटिश इंग्लिश ने अपनी एक फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, बैंक ऑफ रिवर हुगली, कहाँ कब, 1651 में। और इसकी परमिशन किसने दी थी, सुल्तान शाह शुजा देन सूबेदार ऑफ बंगाल। ये कौन थे, सूबेदार थे बंगाल के, उस टाइम के सूबेदार थे बंगाल में, ठीक है। फिर जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो इंग्लिश ने फिर 3 जो विलेज थे उनकी ज़मींदारी भी ले ली। कौन सी, सुल्तानोती, कालिकता और गोविंदपुर, ठीक है। इन सब की ले ली कब, 1698 में। किससे ली थी, सूबेदार अजीम उस से ली थी। जो कंपनी थी वो मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब के, जो कंपनी थी वो एक मतलब चाहती थी कि जो औरंगज़ेब है वो एक इशू मतलब करे फार्मर की, वो ग्रांट करे उन्हें कि वो उनके पास उनको फ्री कर देगी ट्रेड करने के लिए कंपनी से, ठीक है। मतलब कि उन्हें एक शाही ऑर्डर दे दिया जाए, ठीक है। फिर आता है 1717 में, जो मुग़ल एम्परर थे फ़रुखसियार, उन्होंने मतलब बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को। और फिर वो कंपनी बिकम एंटाइटल्ड, ठीक है। तो वो मतलब एंटाइटल्ड होगी किसमें, टू बाय और सेल एनीथिंग फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटीज़। मतलब कि उनको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी कि भाई वो कुछ भी ले लें या फिर कुछ भी बेच दें, ठीक है। उनको वो जैसे कस्टम ड्यूटीज़ को पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये बहुत ही ईजी होगा था उनके लिए कि बंगाल से जो सामान था वो लेके जाना और लेके आना।
और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर जो बंगाल था वो आगे किससे रूल किया गया, अलीवर्दी खान। तो फिर वो उसने मतलब इन सारी जो बातें थे उन पर बहुत ही मतलब उस पर मतलब सारी एक्टिविटीज़ को देखता रहा वो ब्रिटिश की। और फिर उसने मना कर दिया कि भाई मतलब पहले तो वो देखता रहा कि ब्रिटिश थे जो वो मतलब मिसयूज़ कर रहे थे जो पावर उनको मिली है। जो अलीवर्दी खान थे वो कब उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1757 में। और वो किससे सक्सीड हुए थे, उनके ग्रैंडसन से, सिराजुद्दौला। वो बहुत ही यंग थे और इनएक्सपीरियंस थे। फिर वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे मतलब वो कुछ समय के लिए रहे थे। थर्ड हिज सक्सेशन लेड टू कॉर्ट इंट्रीजीज। तो जो उसका जो सक्सेशन था वो कॉर्ट इंट्रीजीज में भी लेड किया गया। फिर जो इंग्लिश थे वो कंसिडर करे गए कि वो मतलब कि उनके पास राइट आ गया था कि वो अब इंटरफेयर कर सकते, बट जो बंगाल के पॉलिटिक्स में थे उसमें इंटरफेयर कर सकते थे। फिर वो 44 विलियम एट कलकत्ता एंड माउंटेड गन्स ऑन वॉल्स ऑफ द फोर्ट। तो फिर उन्होंने क्या शुरू करा, 44 विलियम एट कोलकाता शुरू करा और उसकी जो वॉल्स थी वहाँ पे गन्स भी मतलब लगाई थी। द अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिटिक डिज़ायर्स, मतलब वो जानता था सिराजुद्दौला की कंपनी पॉलिटिक्स में है तो। और सिराजुद्दौला ने कहा कि वो इन सबको रोक दे, जो उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है, फोर्टिफिकेशन बना रखा है, उसको छोड़ दे और रेवेन्यू पे करे। तो फिर ब्रिटिश ने इसको मना कर दिया। तो जो सिराजुद्दौला थे वो एक 30,000 सोल्जर की एक बड़ी सी आर्मी लेकर कलकत्ता पे उन्होंने मतलब कर दिया। फिर वो उस पर लेड सेज ऑफ कोलकाता, ठीक है। फिर जो ही कैप्चर उसने फिर कंपनी के ऑफिशियल्स को भी कैप्चर कर लिया। डिसआर्म द सोल्जर एंड ब्लॉकेड, उसने फिर सोल्जर को तो अपने पास कब्जे में कर लिया था। और जो शिप्स थी इंग्लिश की उसने भी मतलब उसने अपने सारे अंदर अपने कंट्रोल में रख ली थी और मतलब उनको ब्लॉक कर दिया था। सिराजुद्दौला प्लेस्ड कोलकाता अंडर द चार्ज ऑफ मानिक चंदन रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। अब फिर क्या करा सिराजुद्दौला ने, मतलब जो कलकत्ता है वो किसके अंदर अंडर रख दिया, मलिक चंद ने। और कहाँ पे आगे, मुर्शिदाबाद में आगे।